मेरा नाम अर्जुन है। मैं दुबई में नौकरी करता था, लेकिन हर महीने कोई अनजान व्यक्ति मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए दे जाता था और मेरी पत्नी से कहता था कि यह पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी पत्नी यह बात मुझे फोन करके बताती थी, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैंने अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भेजे हैं। भेजे थे, मुझे तो वहां पर काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस व्यक्ति ने मेरी पत्नी को सीधे 1 करोड़ रुपए दे दिए थे। तो मेरी पत्नी ने एक नया मकान खरीद लिया था। मेरे घर में हर चीज मौजूद हो गई थी। मेरी फैमिली गरीब से अमीर हो गई थी। मेरी पत्नी ने जब मुझे नए घर की तस्वीरें भेजीं, तो मैं अपनी पत्नी को बिना बताए उसी समय मैं भारत आने के लिए रवाना हो गया था। लेकिन जब घर आया, तो यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पत्नी उस व्यक्ति के साथ मेरे पिताजी एक बहुत मशहूर पेंटर थे, जो लोगों के घरों में पुताई किया करते थे। एक बार किसी के घर में पुताई करते समय सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गए। जमीन पर गिरने की वजह से उनके सिर में गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण काफी समय तक उनका काम पूरी तरह बंद हो गया था। जो जमा पूंजी हमारे पास थी, वह मेरे पिताजी के इलाज में खर्च होने लगी, जिसकी वजह से घर में भूखे रहने की नौबत आ गई थी। मैंने होश संभालते ही अपने पिताजी का हाथ पकड़ने और घर का खर्च चलाने के लिए छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी ठीक होने के बाद दोबारा अपने काम पर लग गए थे, मगर पहले जैसी बात नहीं रही थी। वह काफी कमजोर हो गए थे और उनके अंदर पहले जैसी काम करने की ऊर्जा भी नहीं बची थी। इसीलिए हमारे घर के हालात भी दोबारा पहले जैसे नहीं संभल सके थे। मगर जब मैं जवान हुआ, तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आई थी। हमारे घर के हालात भी धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे। मेरी शादी मेरी माँ ने अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली की बेटी प्रिया के साथ कर दी थी। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे काफी छोटी थी, मगर बहुत समझदार और खूबसूरत थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि वह तो ग्रेजुएट जैसी लगती थी। शादी के 1 महीने बाद मेरी पत्नी ने सारे घर को अच्छे से संभाल लिया था। मैं भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर चुका था, ताकि हमारे घर के हालात पहले जैसे हो सकें और हमारी जिंदगी सुकून से गुजर सके। पहले हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी हमारे मोहल्ले के सबसे मशहूर पेंटर थे। मेरे पिताजी के हाथ में बहुत सफाई थी, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने घर की पुताई उनसे ही करवाते थे। मेरे पिताजी अपने काम के लिए मुंह मांगे पैसे लेते थे और लोग उन्हें वह पैसे खुशी खुशी दे भी देते थे, क्योंकि लोगों को मेरे पिताजी का काम बहुत पसंद आता था। शादी के कुछ महीने हंसते मुस्कुराते गुजर गए थे। इसी दौरान हमारे घर में 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए और उसके बाद एक बेटी भी पैदा हो गई। इस तरह मेरे 3 बच्चे हो गए थे। इन तीनों बच्चों के आने के बाद घर में सब लोग व्यस्त रहने लगे थे और उनकी छोटी छोटी शरारतों से घर में खूब रौनक रहती थी। मगर फिर हालात ने करवट बदली। मेरे पिताजी को किसी बड़ी हवेली में पुताई करने का काम मिल गया था। हम नहीं जानते थे कि इस बड़े काम से मेरे पिताजी को इतनी बड़ी बेइज्जती उठानी पड़ेगी कि हमारा सारा घर बिखर जाएगा और हमारी जिंदगी बदलकर रह जाएगी। हम सारी जिंदगी के लिए दोबारा संभल नहीं पाएंगे। पिताजी उस हवेली की पुताई में व्यस्त हो गए थे और पहले से ज्यादा लगन और मेहनत के साथ काम करने लगे थे। लेकिन एक दिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गई। लगभग 3 महीने की मेहनत के बाद मेरे पिताजी ने उस हवेली का एक हिस्सा तैयार कर लिया था। इस हवेली के 2-3 दरवाजे एक जैसे ही बने हुए थे, जो हिस्से की तरफ भी खुलते थे। मेरे पिताजी अक्सर देर तक अकेले काम में लगे रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी ने अपने साथ 2-3 लड़कों को भी काम पर रख लिया था और वे सब मिलकर काम कर रहे थे। तभी हवेली का मालिक आया और उसने मेरे पिताजी से कहा कि घर में एक आपातकालीन स्थिति के कारण सभी लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। उसने कहा कि आप और आपके मजदूर चाहें तो काम छोड़कर यहां से जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें वापस आने में पता नहीं कितना समय लग जाए।
मेरे पिताजी ने देखा कि अभी काफी काम बाकी है। वे लालच में आ गए कि दिन खराब करने से बेहतर है कि काम करते रहें। मेरे पिताजी ने हवेली के मालिक से कह दिया कि वे बेफिक्र होकर अपना घर बंद करके जा सकते हैं। मेरे पिताजी अपना काम पूरा करके ही यहां से जाएंगे। हवेली का मालिक इस बात पर राजी हो गया और वे लोग घर बंद करके चले गए। उस दिन मजदूर भी समय पर काम खत्म करके अपने घर चले गए थे। मेरे पिताजी उस विशाल हवेली में अकेले एक दीवार पर पेंट कर रहे थे। जैसे ही समय पूरा हुआ, मेरे पिताजी ने काम खत्म किया और हवेली के गेट पर ताला लगाकर घर लौट आए। उस रात मेरे पिताजी बहुत निश्चिंत थे कि जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मेरे घर पर कुछ दिनों बाद ही चौथे बच्चे की खुशखबरी आने वाली थी। देर रात तक हम सब घर वाले बैठकर आपस में बात कर रहे थे और अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में सोच रहे थे। फिर मेरे पिताजी थक कर सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब हमारी आंख खुली तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। इतनी तेज दस्तक थी कि हम लोग सोते सोते जाग गए। न जाने कौन था जो इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। सब लोग उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में पूछा। उसी दौरान मेरे पिताजी भी दरवाजे पर आ गए। मेरे पिताजी ने पुलिस के सवाल पर अपना परिचय दे दिया। फिर पुलिस वाले कहने लगे कि आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए थे। पुलिस के ऐसा कहने पर हम बुरी तरह घबरा गए थे। मैंने घबराते हुए शब्दों में उनसे अपने पिताजी को ले जाने की वजह पूछी। उन्होंने पहले तो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरा और फिर जो बात उन्होंने बताई उस पर मैं स्तब्ध रह गया था। हम सब अपने पिताजी की गलती जानने से पहले बहुत डर गए थे कि अगर पुलिस किसी इल्जाम पर मेरे पिताजी को लेने आई है तो उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पिताजी के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि आप जिस हवेली में पुताई का काम कर रहे थे वहां से काफी सारे पैसे और जेवरात चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और लगे हुए तालों को तोड़कर घर में घुस गया था। फिर आराम से सारा सामान चोरी करके ले गया। हवेली के मालिक ने सारा इल्जाम मेरे पिताजी और उनके साथ काम करने वाले 3 लड़कों पर लगाया था। हवेली के मालिक ने पुलिस को बताया कि पेंटर और उसके साथ काम करने वाले लड़के सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर चीज पर उनकी नजर रहती थी। जब वे लोग आपातकाल में घर से गए तो पेंटर और उसके साथ तीनों लड़के मौके का फायदा उठाकर वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। मेरे पिताजी पुलिस को बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वे तो कस्में भी खा रहे थे कि यह सब झूठा इल्जाम है। उन्होंने उस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया था। यह बात मैं अपने पिताजी के कहने से पहले जानता था, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे इंसान नहीं थे। मेरे पिताजी ने तो कभी सबसे मुश्किल हालात में भी किसी से एक उधार तक नहीं लिया था, तो फिर वे चोरी कैसे कर सकते थे? भले ही उन्होंने भूखे रहकर जिंदगी गुजार दी थी, मगर उन्होंने कभी ऐसा अपराध नहीं किया। अब उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, जबकि हमारे हालात भी अब संभल चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारे घर का एक एक कोना तलाश करने लगे, चोरी का सामान ढूंढने के लिए। घर में सोने का एक टुकड़ा तक मौजूद नहीं था। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो पुलिस वालों ने मेरे पिताजी को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया और वहां से अपने साथ ले गए। वह हादसा मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक हादसा था। मैं अपने पिताजी के साथ अपनी आंखों के सामने ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता था। मेरा दिल बहुत रो रहा था। मेरी मां मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। ऐसी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मेरे पिताजी को चोट लगी थी और वे खून से लथपथ अस्पताल में भर्ती हुए थे। मैं जब भी घर से निकलता उनका आशीर्वाद लेकर पैर छूकर जाता था। आज पुलिस वाले मेरी नजरों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीट कर ले जा रहे थे। ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बस मेरे दिल में यही ख्याल आ रहे थे। इस दुनिया और कानून में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की है।
यहां ना तो उम्र का लिहाज किया जाता है और ना ही इंसान के हालात देखकर बात की जाती है। शायद यही वजह है कि हमारी पीढ़ी के लोग आज भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। यहां जुर्म साबित होने से पहले ही गरीबों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता है। मेरी मां की रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। मेरा दिल भी बुरी तरह दुख रहा था। मेरे बच्चे भी बुरी तरह डर गए थे। मेरी पत्नी भी रो रही थी और घबरा रही थी। वह कभी मेरी मां को संभाल रही थी तो कभी अपने बच्चों को, कभी बच्चों को समझा रही थी। मैंने अपनी मां को तसल्ली दी कि पिताजी को कुछ नहीं होगा। फिर मैंने अपनी पत्नी से दरवाजा बंद करने को कहा और घर से बाहर निकल गया। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने अपने पिताजी से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत भाग दौड़ के बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके चाचा पुलिस स्टेशन में सिपाही की नौकरी करते हैं। वे इस सिलसिले में हमारी मदद तो नहीं कर सकते थे, मगर मेरे पिताजी के बारे में जानकारी जरूर दे सकते थे। मेरे दोस्त के चाचा ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी की तरह बाकी पेंटरों को भी खाली हाथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। सबने एक ही बयान दिया था कि वे अपना काम जल्दी निपटाकर वहां से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद उन्हें तो छोड़ दिया गया था, लेकिन चोरी का सारा इल्जाम अकेले मेरे पिताजी पर आ गया था। मेरे पिताजी को जेल हो गई थी, क्योंकि हवेली के मालिक ने कहा था कि जब तक उनके सारे जेवरात और पैसे वापस नहीं मिलते, तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस हवेली का पता लगाया और वहां पहुंचकर हवेली के मालिक से चोरी की जानकारी लेने लगा। वहां अफसोस जताने के लिए काफी लोग इकट्ठे थे। मैं उस आदमी को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरे पिताजी चोर नहीं हैं। मैं उससे अनुरोध करता रहा कि वह पुलिस से अपना केस वापस ले ले और असली चोर को ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि इस तरह तो मेरे पिताजी अगर सारी जिंदगी भी जेल में रहें तो उनका सामान कभी नहीं मिल सकता। मेरे इतना कहने पर वह आदमी भड़क उठा और मुझे धक्के देने लगा। उसने अपने गार्ड को बुलाकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वह गुस्से में बार बार कह रहा था, तुम गरीब लोग दुनिया के सामने सीधे बनने की कोशिश करते हो, जबकि तुम लोग बहुत बड़े चोर होते हो। तुम हम अमीर लोगों का फायदा उठाते हो। तुम्हारी नजर हम जैसे अमीर लोगों के पैसों पर होती है और मौके का फायदा उठाकर तुम लोग हमारी संपत्ति अपनी बना लेना चाहते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे बार बार अनुरोध करने पर उसने अपनी जुबान के तीर चलाना बंद कर दिया था, लेकिन उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और अपने गार्ड से कहा, इसे यहां से बाहर फेंक दो। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। मैं इतना बेबस हो चुका था कि अपने पिताजी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वह आदमी मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े कुछ पढ़े लिखे और संपन्न लोग मेरे साथ हो रहे इस व्यवहार पर अफसोस जता रहे थे और उसे रोक रहे थे, मगर वह किसी की नहीं सुन रहा था। वह तो लोगों के रोकने पर और जोर से चीखने लगा। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। वह सारे जेवरात कुछ ही दिन पहले अपने घर लाया था और उस पेंटर ने वे सारे चुरा लिए। वह कह रहा था, मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि क्या सिर्फ सोना देने से ही अमीरों के यहां शादी हो सकती है। इन लोगों के पास तो इतना कुछ था कि अगर इनके घर एक बार क्या 10 बार भी चोरी हो जाए तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इनके घर की शादी बिना सोने जेवरात के नहीं हो सकती थी? मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब की हो या अमीर की, सबके लिए बहुत अहम होती है, मगर बिना किसी सबूत के यह लोग एक गरीब और बुजुर्ग इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को बेइज्जत कर रहे थे। मैं मायूस और अपमानित होकर वहां से अपने घर चला आया था, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराकर अपने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया और अपनी पत्नी और मां के बारे में पूछा कि आखिर वे कहां चली गई हैं। मेरे घर पर ताला क्यों लगा है? पड़ोसियों ने बताया कि करीब 2-3 घंटे पहले तुम्हारी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए तुम्हारी मां उसे पास के अस्पताल ले गई हैं। यह सुनकर मैं भागता हुआ वहां पहुंचा।
मेरी मां उदास चेहरा लिए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं मां तक पहुंचा तो वे उम्मीद भरे शब्दों में मेरे पिताजी के बारे में पूछने लगीं। मैंने मायूस होकर सिर झुका लिया। मेरी मां समझ गई और बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने अपनी मां को तसल्ली दी और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी एक नर्स मुझे बधाई देने लगी, क्योंकि इस बार फिर मेरे यहां एक बेटे ने जन्म लिया था। मेरे पास अब 3 बेटे और एक बेटी थी। ये बात सुनते ही मेरी मां और जोर जोर से रोने लगी। मेरे चुप कराने पर वे कहने लगीं, काश तुम्हारे पिताजी ने वह काम लेने से इनकार कर दिया होता। उनकी सेहत तो अब वैसे भी पहले जैसी नहीं थी। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी आई थी कि उनके मन में उस हवेली में काम करने का इरादा आया था। मैं अपनी मां को सीने से लगाकर उन्हें तसल्ली देता रहा कि आप चिंता मत करो, पिताजी को कुछ नहीं होगा, वे बेकसूर हैं और यह बात जल्दी ही साबित हो जाएगी। मेरी पत्नी की हालत संभलने पर हम उसे घर ले आए। दूसरी तरफ मैं अपने पिताजी के लिए भी भाग दौड़ करता रहा। मुझे अपना कोई ख्याल नहीं था, ना ही मुझे अपने नए बच्चे का ख्याल था। मैं तो परेशानियों में बुरी तरह उलझ गया था और उस दिन की बेइज्जती को नहीं भूल पा रहा था। मैं दोबारा उस हवेली के मालिक के पास चला गया, क्योंकि मुझ जैसे गरीब इंसान के पास वकील करने की हैसियत नहीं थी और ना ही कोई ऐसा था जो मेरी मदद कर सकता था। मेरे पास भगवान के सहारे के सिवा और कोई चीज नहीं थी, और उस इंसान का सहारा था जो मेरे पिताजी को बेकसूर मानकर माफ कर देता। मगर वह मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि हमने उसका पैसा और जेवर छुपा लिया। वह हर बार एक ही बात दोहराता था कि अगर मैं उसका सामान लौटा दूंगा तो वह मेरे पिताजी को माफ कर देगा और अपना केस वापस ले लेगा। इस दौरान मुझे मेरे पिताजी से मिलने का मौका मिल गया। मुझे उनसे मिलने दिया गया। उनकी हालत देखकर मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। वे बहुत बुरी हालत में जेल के एक कोने में बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहां बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर वे बहुत खुश हुए और कहने लगे, अपने बच्चों को मेरे बारे में कुछ मत बताना, वे छोटे हैं। मैं नहीं चाहता कि उन छोटे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती हो। कह देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूं। मैं नहीं चाहता कि यह बात सुनकर बच्चे सोचें कि शायद उनका दादा सचमुच चोर है। मेरे पिताजी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तड़पने लगा था। गरीबी इंसान को कभी-कभी बहुत बेबस और लाचार बना देती है। मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर बहुत दुख हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं झट से अपने पिताजी को वहां से निकाल लूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने पहली बार सोचा कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। मेरे पिताजी को जेल नहीं जाना पड़ता और ना ही सजा काटनी पड़ती। मुझे यूं किसी के आगे हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आती। मैंने यह बात अपने पिताजी के सामने कही तो वे मुझे समझाने लगे, गरीबी बुरी चीज नहीं है। इंसान के हालात और उसका बुरा समय उसकी जिंदगी को तय करने वाला भगवान है। वह सब कुछ देख रहा है और सब कुछ जानता है। उसे पता है कि किसने क्या किया। वह सारा इंसाफ करता है। सच कभी छिप नहीं सकता। सच एक ना एक दिन दुनिया के सामने जरूर आता है। गरीबों को गाली देने वाले तो इस जमीन पर रहने वाले लोग हैं जो गरीब को जुल्म की चक्की में पीसकर खुद को बेहतरीन इंसान समझ बैठते हैं। मैं अपने पिताजी को तसल्ली देकर लौट आया था। उसके बाद मुझे पूरे 3 साल बाद अपने पिताजी से मिलने के लिए जेल ही जाना पड़ा था। मेरे पिताजी कभी घर वापस नहीं आ सके थे। जेल में रहकर वे बीमार और बहुत कमजोर हो गए थे। मैं अपने माता पिता की परेशानियों में बेकार हो चुका था। पूरे 3 साल बाद मेरी मां भी हिम्मत हार चुकी थी और अपने पति के इंतजार में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं अपने पिताजी को मां की मृत्यु के बारे में बताने की सोच ही रहा था कि एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए थे। वे दोनों दुनिया वालों की दी हुई बेइज्जती से बुरी तरह थक गए थे और भगवान को प्यारे हो गए थे। मेरे दिल में उनका गम और उनकी सच्चाई दबी की दबी रह गई थी। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए मैं मेहनत मजदूरी में जुट गया था, मगर ना जाने किस्मत को क्या मंजूर था। मेरा काम धीरे धीरे हर जगह से खत्म होने लगा था।
मैंने पूरे 3 साल बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी मेहनत बेकार ही रही। घर में फिर से भूखे रहने की नौबत आ गई थी। अपने मासूम बच्चों को भूख से बेचैन देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से उधार लेना भी शुरू कर दिया था। फिर पैसे जमा करके मैं दुबई पहुंच गया था। वहां मैं एक छोटे से रेस्तरां में साफ सफाई का काम करता था। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं आ पा रहे थे कि मैं अपने घर भेज सकूं। जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था, वह धोखे से मेरी आधी से ज्यादा सैलरी खुद ले लेता था। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मगर एक दिन जब मेरी पत्नी ने फोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 1 लाख रुपए से उसने बच्चों के लिए खरीदारी कर ली है और जो छोटा मोटा उधार मैंने लिया था उसे भी चुका दिया है, तो मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैं तो जब से दुबई आया था, मैंने एक भी पैसा घर नहीं भेजा था। मेरी पत्नी को मुझ पर शक ना हो और मेरी पत्नी व बच्चों की खुशी के लिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया और सच छुपा लिया। कॉल काट कर मैं सोचने लगा कि ना जाने मेरी पत्नी को कौन पैसे दे रहा था। मैं अभी इस बात को भूल भी नहीं पाया था कि अगले ही महीने मेरी पत्नी ने फिर से पैसे मिलने पर मुझे फोन किया और कहने लगी कि आपका भेजा हुआ आदमी मुझे पैसे दे जाता है। वह आदमी मेरी पत्नी से कहता था कि यह पैसे तुम्हारे पति ने भिजवाए हैं। मैं अपनी पत्नी को यह पैसे लेने से रोकना चाहता था, मगर हर बार मेरे बच्चे उन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करने की खुशी में मुझे बताते थे तो मेरी जुबान बंद हो जाती थी। लगातार कई महीनों तक ऐसा ही होता रहा। कोई आदमी मेरी पत्नी को यह कहकर पैसे देता था कि वे मैंने भिजवाए हैं। वह हर महीने मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए दे देता था, जिससे धीरे धीरे मेरे घर की सारी परेशानियां खत्म होने लगी थीं। यहां तक कि मेरे घर से गरीबी खत्म होने लगी थी। मैं परेशान हो गया था कि ना जाने वह कौन था जो बेवजह मेरे घर पर हर महीने इतने सारे पैसे दे देता था। मेरी पत्नी जवान और कम उम्र की थी और मैं 4 बच्चों का पिता था। यह बात मुझे बुरी तरह परेशान कर रही थी। न जाने इतने सारे पैसों के बदले कल को मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ जो हुआ था वह मेरे लिए बोलने की बात नहीं थी। इसीलिए मुझे हमेशा टेंशन रहती थी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरी जान ही निकाल दी थी। वह आदमी उसे पूरे 1 करोड़ रुपए दे गया था। 1 करोड़ रुपए किसी गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। उन पैसों से मेरी पत्नी ने एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया था। इस बार मैं सारा काम छोड़कर भारत वापस आ गया था। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफी हद तक बदल चुके थे। घर से गरीबी का नामो निशान मिट चुका था। घर में अच्छा खाना पीना था। मेरी पत्नी ने उन 1 करोड़ से जितने लोगों से मैंने उधार लिया था वह सब चुका दिया था। मेरी पत्नी ने उन पैसों से एक बड़ा बंगला खरीद लिया था, तो मेरी जिंदगी भी आसान हो गई थी। मगर मुझे यह बेवजह पैसे देने वाले का नाम जानना था कि ना जाने यह कौन इंसान था और क्यों हमारे साथ इतने एहसान कर रहा था। मैं महीना खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब वह आदमी पैसे देने आया तो मैंने खुद दरवाजा खोला। वह आदमी मुझे देखकर तुरंत घबरा गया था। मैंने उसे रोक लिया और सख्ती से पूछा कि वह कौन है और क्यों हर महीने मेरे घर पर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पर जब वह सिर झुकाकर बोलने लगा तो मुझे अचानक गुस्सा आ गया। वह कहने लगा कि वह उस आदमी का बेटा है जिसने 3 साल पहले मेरे पिताजी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया था। यह सुनकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी। मैं उसके पिता की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था, मगर मैंने इतना जरूर कहा, मैं तुम जैसे घमंडी और धोखेबाज लोगों के पैसों का हकदार नहीं हूं। जो पैसे तुम यहां लेकर आए हो उन्हें वापस ले जाओ, और जो पैसे मैं तुमसे अब तक ले चुका हूं वह मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा, क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर पर क्यों देता आ रहा हूं? उसके सवाल ने मुझे एकदम हैरान कर दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने धीमी आवाज में सब बता दिया। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच से भी परे थी। मैं उसे देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। वह बता रहा था कि जब उसके घर पर चोरी हुई थी तब वह अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, बल्कि वह हॉस्टल में दूसरे शहर पढ़ने के लिए गया हुआ था।
मैं उसी दिन अपनी बहन की शादी के लिए वहां पहुंचा था। उसने तुम्हें पहली बार अपने पिताजी की बेगुनाही बताने के लिए हमारे घर पर गया था और मेरे पिता ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। यह सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उस लड़के ने बताया कि उनके घर में हुई चोरी के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि उसकी बहन का हाथ था, जिसकी शादी होने वाली थी। मेरी बहन का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा था और वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने माता पिता के उस दिन घर से जाने का फायदा उठाया और घर से निकलते समय अपने बॉयफ्रेंड को घर में किसी के ना होने की जानकारी दे दी थी। हमारी फैमिली के घर से निकलते ही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घर में घुस आया था और उसने सारे जेवरात और पैसे चुरा लिए और फर्रार हो गया था। उन दोनों के बीच यह बात तय थी कि वे बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे। मगर वह लड़का चोरी करने के बाद मेरी बहन को धोखा दे गया और वापस लौटा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी सेट कर ली। जब वह लड़का मेरी बहन से शादी करने नहीं आया, तो मेरी बहन ने खामोशी से अपने माता पिता की मर्जी से उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। फिर यह बात मेरी बहन के पति को भी पता चल गई। उसने यह बात जानते ही मेरी बहन को तलाक दे दिया और उसे घर से निकाल दिया। जब मेरी बहन हमारे घर वापस आई और उसने हमें सच्चाई बताई, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। यह सुनकर मैं हैरान रह गया था कि मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मैं अच्छे से जानता था कि मेरे पिताजी ने चोरी नहीं की थी। मेरे पिताजी को धोखे से फंसाया गया था। उस लड़के ने बताया कि उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वे तुम्हारे गरीब पेंटर पिताजी को जेल से रिहा करवाए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बेकसूर हैं। मगर मेरे पिता अपनी इज्जत के लिए खामोश रहे। अगर मेरे पिता तुम्हारे पिताजी की बेगुनाही साबित कर देते, तो इसके लिए मेरी बहन का राज खोलना पड़ता। इस तरह तुम्हारे पिताजी को सजा मिलती रही। मेरे पिता अपनी जिद पर अड़े रहे और इसी तरह इस हादसे के पूरे 3 साल बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे पिताजी के पास जेल गया था और उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। मैं तुम्हारे पिताजी को जेल से रिहा करवाना चाहता था। इसीलिए मैंने पुलिस वालों को भी सारी बात बतानी चाहिए थी, ताकि तुम्हारे पिताजी जेल से निकल जाएं। मगर तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी सच्चाई लोगों के सामने लाओगे, तो तुम्हारी बहन बदनाम हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने मुझे उनकी बहन की बदनामी करने से रोक दिया था और इस बात के कुछ ही दिन बाद तुम्हारे पिताजी भी मर गए थे। वह लड़का मुझे सारी बात बताने के बाद रोने लगा था, लेकिन जाते जाते वह मुझे बहुत बड़े दुख में डाल गया था। वह कहने लगा कि यह सारा पैसा उस एहसान के आगे कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने हम पर किया। वह कह रहा था कि यह पैसा सिर्फ उस इल्जाम को मिटाने के लिए है जो मेरे पिता ने तुम्हारे पिताजी पर लगाया था। वह हमारे घर पर मुझसे माफी मांगने भी आया था, मगर तब मैं दुबई चला गया था। वह लड़का मुझसे माफी मांगकर और यह सब बताकर चला गया था। मैं यह सोच रहा था कि यह पैसा मेरे पिताजी की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है, लेकिन नहीं। मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं। वह एक जालिम पिता का नरम दिल और शरीफ बेटा था, जिसके पास बहुत पैसा था और दिल भी नरम था। फिलहाल जो हमारे साथ हो चुका था, उस वक़्त को याद करके आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे पिताजी एक बेकसूर इंसान थे, जिन्हें कुछ न करने की सजा मिली थी। इतनी बड़ी सजा मिली थी कि वे अपनी सजा भुगतते भुगतते इस दुनिया से चले गए थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसा हमारे साथ हुआ, वैसा किसी के साथ ना हो। कोई भी अमीर इंसान किसी गरीब के साथ ऐसा ना करें, जिस वजह से वह इंसान अपनी इज्जत खो दे और अपने अपनों को भी खो बैठे। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।